अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड से हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल अलग विषय पे बात की, क्योंकि हमारे साथ जुड़े थे एक हमारे दर्शक जिन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें जोड़ा जाए और उनके मन में कुछ जिज्ञासा है। तो वो थे अभिनव राज श्रीवास्तव, जो हमारे एपिसोड में जुड़े थे और उनकी जिज्ञासा पूरी हुई। उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले और उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे हमारे बहुत ही परिचित और पुराने विद्वान, जो हमेशा हमारे एपिसोड में आपसे मिलते हैं और अब आपके भी मित्र हो गए हैं। तो सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। काशी से हैं बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो सबसे पहले डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। आनंद आनंद। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे थे, हमने जो एक नया विषय चुना था वो था कंट्रीब्यूशन यानी अवदान। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से जो हम बात कर रहे थे वो विषय था कंट्रीब्यूशन यानी अवदान। और हमारे विद्वान ने पहले ही एपिसोड से यानी अवदान और कंट्रीब्यूशन जब हमने शुरू किया उसके पहले एपिसोड में ही उन्होंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन का सही अर्थ क्या होता है और अवदान देना या मदद करना सही अर्थों में क्या है। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि अवदान के कई स्तर होते हैं और जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं वैसे हमें पता चलता है कि अवदान विषय अपने आप में कितना बड़ा है। हमने कुछ विषयों पे उनसे बात की, उन्होंने अवदान के अर्थ समझाए और अलग अलग स्तर समझाना शुरू किया, जिसमें हमने 5 नहीं 10 इंद्रियों की बात की थी, चक्रों की बात की थी और फिर सारनाथ की, और बहुत सारी बातें हमारे विद्वान ने हमें बताई। और अभी हम उनके पास देख रहे हैं कि उनकी एक किताब रखी है, छाया छवि। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छाया छवि किताब जो आपकी आई है, जो पुस्तक, वो क्या है? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। छाया छवि। हाँ, ये किताब जो है, ये भले ही अ, अभी मुझे मिली है। ये किताब अभी भी प्रकाशित हुई है, लेकिन ये वर्ष 2024 में प्रकाशित हुई है, वो भी फरवरी माह में। अभी जैसे मई जून का मौसम चल रहा है, तो फरवरी में प्रकाशित हुई है। दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला लगता है उसमें इसको देखा गया है। कई लोग इसको लोकार्पण किए हैं। किताब बिकी है और किताब लेखक के पास अभी आई है। तो यहाँ पर चूंकि ये डिस्प्ले की जगह है, यहाँ पर किताबें बदलती रहती हैं। ये सिनेमा पर किताब है, और मैं तो कोई फिल्म का व्यक्ति नहीं हूँ, ना फिल्म का लेखक हूँ। लेकिन इसमें अपने पत्रकारिता के दिनों में कुछ इंटरव्यूज मैंने किए थे फिल्म के भी लोगों के। इसमें उनकी इंटरव्यूज है, और जो क्लासिकल सिनेमा की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ और लोगों का, उस पर ही ये किताब। इससे पहले क्लासिक सिनेमा नाम से मेरी किताब आ चुकी है 2019 में। तो जैसा कि मैंने कहा, न मैं फिल्म का आदमी हूं, न मैं लेखक हूं, लेकिन लोगों का ध्यान दिलाने के लिए वो लिखना पड़ा था। तो लोगों को भी और चाहिए था, तो एक और किताब लिखी गई क्लासिक सिनेमा पर। तो एक तो इसमें खास बात यह है कि सिनेमा के लिए हमारे यहाँ भारत में भारतीय शब्द नहीं बनाया गया। अधिकतम चलचित्र कहा गया। लोग सिनेमा कहते हैं, फिल्म कहते हैं, मूवी कहते हैं, है ना, मोशन पिक्चर्स कहते हैं। लेकिन पहली बात तो, जिसे हम फिल्म कहते हैं उसके लिए फिल्म ही सही उपयुक्त शब्द नहीं है। और मेरे साथ आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम ये है कि किसी भी विषय को अगर उठाया जाए तो उस विषय के एक स्टेप फिर एक और स्टेप ऐसे करके हम नीचे उतरते चले जाते हैं। अब जैसे फिल्म की बात, फिल्म शब्द आया ना, तो अगर हम आपसे पूछे कि फिल्म किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई कहानी जो कैमरे और कहानी, तो जीवन का ऐसा कोई घटना या क्रम जो सिनेमेटोग्राफी जिसमें हो, मनोरंजन भी हो और गीत संगीत भी हो,
ये मतलब ऑडियो विजुअल माध्यम है, और एक जो आम भाषा में कहा जाएगा कि एक ऐसी स्टोरी जो आम जनजीवन से भी जुड़ी हो, तो उसको एक साधारण व्यक्ति तो यही कहेगा, जहां तक मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, साधारण व्यक्ति भी यही कहेगा, असाधारण व्यक्ति भी यही कहेगा। 2007 से 2013 तक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में मैंने पढ़ाया था। वहाँ फिल्म कोर्स में ड्रामा कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरह से 2007 से 2013 के भी और थोड़ा आगे तक मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया था। ऐसे कई और विश्वविद्यालय में भी जहाँ हम एडजंक्ट है, विजिटिंग है, पढ़ाते रहे। तो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी जब पहले दिन मैंने क्लास लिया था, और बीएचयू में भी जो फिल्म का पहला बैच होता था, उसमें मैं ये सवाल पूछता था, इस व्हाट इज फिल्म। जैसे आपने कहा वैसे ही सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स भी यही बोलते थे, ऑब्वियस है। फिर मैं उनको बताता था कि ये फिल्म नहीं है। फिल्म जो शब्द है, जो कोडैक रील आती है, कोडैक फिल्म जिसमें फिल्मांकन होता है, शूट किया जाता है, उसको फिल्म कहते हैं। थिएटर हॉल जिसमें फिल्म दिखाई जाती है, उसको सिनेमा कहते हैं। वीडियो से जो फिल्म तैयार की जाती है, जिसको हम लोग देखते हैं, वो मूवी है। तो मूवी एक अलग चीज होती है, वीडियो अलग चीज होती है, फिल्म अलग चीज होती है, सिनेमा अलग चीज होता है। इसका एक्चुअल नाम अंग्रेजी में भी तय नहीं हो पाया था, मोशन पिक्चर्स कहते हैं, या पिक्चर कहा जा सकता है। और जो जो जिस चीज पर इसको शूट की जाती है, जिस फिल्म में, कोडैक फिल्म या किसी और फिल्म में, उसको फिल्म कहते हैं। क्योंकि उस पर फिल्म अंकित होती है, दृश्य अंकित होता है, इसलिए उस फिल्म के नाम को हम लोग इन जनरल फिल्म बोलते हैं, कि हम चलो फिल्म देखने जाते हैं। तो ये बहुत ही बारीक चीजें, इससे एकेडमिकली क्लास में पढ़ाने के लिए है, लेकिन हम मुझे लगा कि यहाँ भी स्पष्ट कर दें। अब ये जो फिल्म है, सिनेमा है, मूवी है, इसके लिए हिंदी में हमारे यहाँ चलचित्र बना है। लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ था पहली बार 1895 से 99 के बीच में, उसी समय से बांग्ला में इसके लिए एक शब्द है छाया छवि। क्योंकि पर्दे पर छाया की छवि बनती है ना, एप्रोप्रिएट वर्ड रखा गया था, छाया छवि। तो जैसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक बहुत बड़ा जॉनरा है थिएटर का, जिसमें करीब 3-3, 4-4 नोबेल प्राइज मिले हैं। इस पर भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। अल्बर्ट कामुस, सैमुअल बेकेट, आइनेस्को, हैरोल्ड पिंटर, वास्लाव हावेल। उसका हमारे यहाँ हिंदी किया गया था उल जलूल का रंगमंच। तो मैंने बांग्ला से शब्द लिया था अवान्तर रंगमंच, जिसको निर्मल जी ने बहुत पसंद किया था और कहा था कितनी अच्छी ध्वनि भी है इसकी। शब्द भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी साउंड भी अच्छी हो ना, और एप्रोप्रिएट हो। वैसे फिल्म के लिए बांग्ला में जो शब्द है वो है छाया छवि। वैसे तो बंगाली लोग फिल्म को भी बोई कहते हैं, किताब को भी बोई कहते हैं, दोनों ही किताब है, क्योंकि किताब पर ही आधारित फिल्में बनती है। जब किताब पर आधारित फिल्में नहीं बनेगी, शायद बंगाली लोग ये कहना छोड़ दें। उनको अब ये सेंस दिया जा रहा है कि बिना किताब की भी फिल्म बन सकती है। जरूरी नहीं कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नॉवेल पर पथेर पांचाली बने, या सुनील गंगोपाध्याय की नॉवेल पर अरण्य दिन रात्रि बने, है ना। किताब जरूरी नहीं है, मैंने सेकेंड लिटरेचर के लिए फर्स्ट लिटरेचर जरूरी नहीं है। सिनेमा वहां से वहां पहुंच गया है। अब उसको किताब या बोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन छाया छवि एप्रोप्रिएट वर्ड है। इस शब्द को हिंदी में प्रचलित करने के लिए या स्थापित करने के लिए हमने इसका नाम रखा है छाया छवि। तो आप भी सिर सिर के बाल नोच लेंगे कि मैंने क्यों ही पूछने में गई थी। एक सवाल पूछा और उस पर इतना लंबा व्याख्यान हो गया कि फिल्म क्या होता है और आदि क्या होता है। तो ये छाया छवि, इसमें दो लेख है सिर्फ। एक लेख है विश्व सिनेमा पर, यानी विश्व की उस सिनेमा पर जिसको क्लासिक सिनेमा कहा जाता है, ग्रेट मास्टर्स का काम कहा जाता है। और एक लेख है इंडियन सिनेमा पर, वो भी ग्रेट मास्टर्स के काम पर। तो विश्व सिनेमा पर जब बात की गई है, तो विश्व सिनेमा के ग्रेट मास्टर्स जो डायरेक्टर हैं और जो एक्टर हैं, उनसे भी इस पर इंटरव्यू हुआ। और इंडियन सिनेमा पर जब लेख लिखा गया, उसके बाद इंडियन सिनेमा के ग्रेट मास्टर्स हैं, डायरेक्टर और एक्टर्स, उनसे भी बात की गई इसमें इंटरव्यू से। फॉर एग्जाम्पल लिव उलमैन का इंटरव्यू।
लिव वुलमैन अभी जीवित है और उनकी उम्र इस समय 90 के आसपास है, 85 से ज्यादा, 90 से कम। और उनसे इंटरव्यू है, जिससे जब जहां किस परिस्थिति में इंटरव्यू हुआ उसका उल्लेख फोटोग्राफ के साथ। तो उनको यहाँ पर दिल्ली में सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था, तब शत्रुघ्न सिन्हा थे, शबाना आजमी ने दिया था। फिर हम लोग की अगले दिन मुलाकात। तो लिव वुलमैन से इंटरव्यू है उसमें। फिर और लोगों से भी है, भारतीय अतुल गोपाल कृष्णन है, जी अरविंदन है जो हमारे ग्रेट मास्टर स्टूडेंट के इस इंटरव्यू, मृणाल सेन है। ऐसे ही थियो एंजेलोपोलिस हैं जो ग्रीक फिल्म डायरेक्टर थे बहुत बड़े, उनकी फिल्में दिखाई गई थी, लैंडस्केप इन द मिस्ट। ऐसे ऐसे लोग का, एंटोनियोनी का है, कलकत्ता में इनसे इंटरव्यू लिया गया था। तो ये किताब है सिनेमा, जो मुझे अभी हाल में मिली, नहीं, ये जबकि पूछ विश्व के पुस्तक मेले में ये चीज लोग देख चुके थे, जान चुके थे। मुझे लगा कि ये पूछ के मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि फिल्म से लेके सिनेमा, मूवी, मोशन पिक्चर, इन सब के बारे में भी जानकारी मिली। और वास्तव में फिल्म को या मूवी को हिंदी में अभी तक, इवन की रेडियो जो माध्यम है उसमें भी, पहले जो प्रोग्राम आता था फिल्मों पर आधारित, उसमें भी वो चित्रध्वनि के अंश नाम से आता था, और चलचित्र ही वो बोलते थे। तो चित्रध्वनि के अंश तो फिर भी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। पर हाँ, छाया छवि नाम उस बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी मिली। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ आपका। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है, ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में, कि हमें कुछ एक्चुअली नया आपने कंट्रीब्यूट बताया। करना, हाँ कंट्रीब्यूट करना यही है कि हम कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं था कि हम कोई बहुत बड़ी किताब लिखे फिल्म बनाए। छोटी छोटी चीजों में भी अगर हम ध्यान दिलाते हैं और अंधेरा हटता है तो कंट्रीब्यूशन है। आप कुछ कह रहे थे, हाँ, मैं सॉरी यही मैंने बोल बीच में इंटरप्ट। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही थी कि कंट्रीब्यूशन ये बहुत अच्छा लगा, कि मैं भी सेम चीज ही बोलती कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी एक बड़ा बड़ा नॉलेज मिलता है। कि ये सिर्फ क्लास में ही पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं है, अगर आम लोगों को भी कुछ नया पता चले। क्योंकि एक बात जो मैंने महसूस की है कि इंसान एक वक्त बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन जब ये कोविड आया और लॉकडाउन लगा, हम कुछ दिन तो घर में बहुत खुश हुए। पर ऐसा लगने लगा कि हाँ, परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। तब मुझे लगा कि जो दिमाग है उसको कुछ नया चाहिए। एक इस चीज से मैंने ये अनुभव किया कि हाँ, उसको कुछ नया चाहिए। उस दिमाग को भी भोजन चाहिए, ज्ञान के रूप में या कुछ नई बातों के रूप में। और दूसरी चीज मैंने ये महसूस की कि इंसान को नया जानने की जो है इच्छा हमेशा रहती है। हमारे यहाँ जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ इसलिए क्योंकि वो पूरा नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है। लेकिन उसको ज्यादातर वर्ग सुनता था या देखता था और उसको एंजॉय भी करता था। तो ये चीज मुझे लगा कि जो आप बताते हैं, ये आपको अपने स्तर पे भले ही लगे कि मैं बहुत गहराई में चला जाता हूँ और आम लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। तो एक आम व्यक्ति की तरफ से मैं बता रही हूँ, मैं भी बहुत आम हूँ, बहुत साधारण हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज समझ में आए या ना आए, या कितनी समझ में आ रही है, ये ज्यादा मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि जब हम कोई नया चीज सुनते हैं। जैसे मैं आपका एक प्रोग्राम सुन रही थी, मतलब एक व्याख्यान, जिसमें आपने बताया कि नेचर कॉल होता है, और उसमें नींद है। जब हम नींद में जाना चाहते हैं तो हम कितनी भी प्रिय चीज हो उसको अपने साथ ले नहीं जा सकते हैं। नींद के वक्त हम चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। और जब नींद से जगते हैं तो चाहे वो हमारा वेल्थ हो, बिलवेड हो, लवर हो, कोई भी हो, वो हमसे खोता नहीं है, हमें एज इट इज ही वो मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आम व्यक्ति भी ये सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, हर चीज हमारे अंदर है, पीस है, लव है, या नीड है। ये जो नेचर्स कॉल है, हमने ये वर्ड ही शायद नहीं सुना था, या इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। तो जब उस प्रोग्राम को मैं सुन रही थी तो ये भी मुझे लग रहा था कि हाँ, गजब का कंट्रीब्यूशन ये भी है कि इस ओर जो चीजें हम करते हैं और जिसमें हम बहुत अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, जिसमें हमें बहुत सुख मिलता है, पर हम उस ओर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं।
कि हाँ ये चीजें भी हैं, कितनी भी प्रिय चीज हो, इवन हमारे पास डायमंड भी हो, जब हमें नींद आएगी तो उसको हम छोड़ देंगे और सो जाएंगे। तब हमें ये भी डर नहीं लगेगा कि मेरा डायमंड कोई चुरा न ले। तो ये चीज तो है कि आपका कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में है। और हम चाहेंगे कि, ये तो मैंने बहुत साधारण एक व्यक्ति जैसा, जिसको जितना समझ में आता है कि हाँ कंट्रीब्यूशन ये भी हो सकता है, उस स्तर पे मैंने आपको बताया कि मैं ये महसूस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब आप इसमें और ऐड करें इस कंट्रीब्यूशन में। हाँ, ये सब बातें हम लोगों ने की थी कि जैसे नींद है या भूख है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और उसमें अपनी प्राइसलेस चीज को भी नहीं ले जा सकते हैं, जो बहुमूल्य चीज है। और जब नींद पूरी हो जाती है तो आपकी चीज आपके पास ही रहती है, आप कुछ खोते नहीं है। उसी तरीके से पीस, हैप्पीनेस, लव अगर हमारे नेचर में है तो उसकी कॉल भी आती होगी, उसकी आहट हम सुनते नहीं हैं। सब लोग कहते हैं हमें हैप्पीनेस चाहिए, सब लोग कहते हैं हमें पीस चाहिए, सब लोग कहते हैं हमें प्रेम चाहिए। तो थोड़ी देर ठहर के पीस की ही आवाज को हम क्यों नहीं सुनते हैं? हम बाहर जिससे प्रेम करते हैं उसको समय देते हैं, सर्वाधिक महत्व देना चाहते हैं, सर्वाधिक समय देना चाहते हैं, और जो प्रेम हमें पुकारता है उसको हम बिल्कुल समय नहीं देते, है ना? जो रियलिटी है, जहां पर जिस प्रेम में दुख नहीं होगा, जिस शांति में अशांति नहीं आएगी, जिस खुशी में अनहैप्पीनेस नहीं आएगी, वो हमें बुला रही है और हम नहीं जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि अ, इधर ध्यान जाना, माने उधर ध्यान दिलाना, ये कंट्रीब्यूशन है। कि आप, ये जो कहा गया कि आपके भीतर सब कुछ है, तो है, तो इसको सुन के हम क्या करेंगे? लेकिन जब उसको नेचर्स कॉल की तरह से समझाएंगे, तो उसका भी कॉल आता है, उसको अटेंड करिए। यहाँ पर एक स्वामी जी थे, मैं उनके यहाँ गया था। जो भी फोन बीच में अगर आ गया, बातचीत में कुछ बता रहे पढ़ा रहे, तो बोलते अटेंड करिए, जब भी किसी का कॉल आए कुछ भी, इसको अटेंड करिए। तो भीतर से जब कॉल आ रहा है, हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्रेम का कॉल आ रहा है, हम उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, और बाहर हम प्रेम चाहते हैं, बोल रहे हैं। ये एक अजीब किस्म का दारिद्र्य नहीं है, पॉवर्टी। और फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम तमाम चीजें, अपनी चीजें दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैंने इतनी किताबें लिखी है, मैंने इतने प्लेस किए हैं, मैंने इतने परफॉर्मेंस किए हैं, मेरे पास ये अवार्ड है। तो जितने शो कर रहे हैं वो तो हमारी पॉवर्टी को दिखा रहा है ना। इसकी जरूरत क्या है शो करने की? तो जहां अंधेरा है वहां ध्यान दिलाना कि यहाँ अंधेरा है, अंधेरे के कवरिंग्स को हटाइए, पर्दे को, घूंघट को। उसके पीछे रियलिटी है, उसके पीछे प्रकाश है, उधर ध्यान दिलाना, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये किसी भी स्तर पर कभी भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में। अब ध्यान वो दिलाएगा जिसका पहले खुद ध्यान जाएगा। ध्यान उसका जाएगा जो लोग उन चीजों को लेकर नहीं है, जो कोई, आपने बताया ना कोविड के समय में हर दिमाग चाहता है कुछ नया, नई चीजें हर कोई चाहता है, लेकिन वो फिर पुराना भी पड़ जाता है। छोटा बच्चे को खिलौना देने पर वो बहुत खेलता है, फिर उसको फेंक देता है। ठीक उसी तरह से सारे लोगों के साथ ये है, नई चीजें आती हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर नए कपड़े फिर से लेता है, नई गाड़ी, नई चीजें लेता है। अब ऐसे लोग, ऐसे लोगों का ध्यान इस तरह के अंधेरे की तरफ नहीं जा सकता, जब तक कि आदमी ये ना जाने कि वो एवर क्रिएटिव फोर्स है। एवर क्रिएटिव मतलब एवर न्यू, हर वक्त नया, जिसके पास हर वक्त नया का प्रकाश है, वो उसी प्रकाश में स्नान कर रहा होगा, और वो हर वक्त नया ही कहेगा, नया ही करेगा, नए की तरफ ही ध्यान दिलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो एवर क्रिएटिव डायनेमिक फोर्स है, जो हमेशा एवर न्यू, क्रिएटिविटी का मतलब ये न्यू एंड ओरिजिनल, जो हमेशा ओरिजिनल कोई बात कह रहा है, हमेशा नई लग रही है। इसका मतलब है कि उसके जीवन में एक ही
चर्या है, चर्या का मतलब एक ही काम वो करता है ना। जैसे एक आदमी अगर कोई एक ही काम हमेशा करेगा उसमें पारंगत हो जाएगा। तो वो हमेशा एक ही चीज को रहता है, लेके रहता है, जिस चीज को उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। उसके पास एक ही चीज की चर्या है, ब्रह्म की चर्या। यानी वो हमेशा प्रकाश को लेके ही रहता है, और जब प्रकाश को लेके ही रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ब्रह्म या प्रकाश उसके सामने हमेशा नए नए रूपों में उद्घाटित होता रहता है। तो उसको फिर बाहर की ओर जब वो देखता है तो उसको अंधेरा दिखता है, उस कवर को हटाता है, डिस्कवर करता है, लोगों को लगता है नई बात है ना, चाहे साइंस में हो चाहे आर्ट में हो। तो जो जब ब्रह्मचर्य पालन करना ये है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ न हो, संसारी न हो, विवाह न करें, ये नहीं है। हमारे तमाम महापुरुष हुए, श्यामाचरण लाहिरी महाशय, गोपीनाथ कविराज महाशय, रामकृष्ण परमहंस, बहुत लोग हुए हैं। तो क्या ये लोग ब्रह्मचारी नहीं थे? ब्रह्म की चर्या, हम किस चीज का आचरण हर वक्त करते हुए कहाँ हमारा ध्यान है? ब्रह्म की ओर ध्यान है, प्रकाश की ओर ध्यान है, तो प्रकाश हमेशा उद्घाटित होता रहेगा, अपने आप को उद्घाटित करेगा नए नए रूपों में। सीधी सी बात है। और ये किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे सत्यजीत रे पर बहुत लिखा जाता है, बहुत सत्यजीत रे को लेकर बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई है, भरतनाट्यम पर, 76 में। फिल्म का नाम है बाल। बाल सरस्वती एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर थी, उनके ऊपर इन्होंने बनाया। और इसमें उन्होंने उस वक्त के जो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे बड़े, उनसे उसका इंटरव्यू किया इस फिल्म में। इस फिल्म की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। यहाँ तक कि सत्यजीत रे पर जो फिल्म बनी है, सत्यजीत रे की किताबों के बारे में, फिल्मों के बारे में अब तक जो कुछ लिखा गया है, कहीं इस फिल्म का उल्लेख ही नहीं है, इवन फिल्मोग्राफी में भी नहीं। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है ये, हाँ। अब इस फिल्म की शुरुआत वो नाट्यशास्त्र से कर, मनमोहन घोष का नाट्यशास्त्र अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुका था। उस किताब का कवर के बाद के पन्ने उसमें फिल्में दिखाई जाते हैं शुरू में, और लिखा रहता है भरत नाट्यशास्त्र। फिर अचानक स्क्रीन पर आता है भरत, BHARAT, भरत, ठीक है। फिर अचानक बहुत खूबसूरती से भ के नीचे र आ जाता है, र के नीचे त आ जाता है, इंग्लिश में भरत। उसके नीचे आगे आता है भ स्टैंड फॉर भाव, र फॉर राग, त फॉर ताल। ठीक, अच्छी बात है, ये सतीश रे ने रिसर्च किया था, स्टडी किया था, किया। 79 में वो जब यहाँ शूटिंग करने आए थे, जय बाबा फेलूनाथ, पहली मेरी मुलाकात हुई थी, फिर आगे भी हुई। और तब मैंने बताया कि आपने जिसमें लिखा है भ र त, भाव, राग और ताल, राग शब्द भरत मुनि के समय में था ही नहीं। पूरे नाट्यशास्त्र में राग आया ही नहीं है। राग शब्द जिसको आज हम लोग राग संगीत गाते हैं, इसका आविष्कार ही हुआ है 8वीं शताब्दी, जब हम्पी कर्नाटक में बृहदेशी ग्रंथ लिखा गया, मतंग मुनि ने लिखा। तब उन्होंने जो हम लोग जिसको गाते हैं आज, कहते हैं कि भीम पलासी राग और चंद्रकौंस राग, ये सब जो बोलते हैं, ये राग वहां से आया है। भरत मुनि के समय राग था ही नहीं, प्रचलन में भी नहीं था, शब्द ही नहीं था। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी है। हम के हाँ। और जो भरत आपने कहा है, वो दरअसल स्टैंड फॉर भाव, रंग और ताल। भाव था, रंग माने रंगमंच, और ताल। फिर उन्होंने कंसल्ट किया, फिर बोला तुम पहले क्यों नहीं मिले थे? हमको, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं आपसे जब मिला था तब भी मैं बहुत छोटा था, साइकिल से यूनिवर्सिटी जा रहा था, आपसे मिला था। फिर बाद में बड़े होके मैं अंत तक उनके संपर्क में था, लेकिन उन्होंने ये बात बोला था कि पहले क्यों नहीं मिला? अब तो फिल्म बन भी चुकी है, पुरानी भी हो गई, उसके वो भी नहीं मिलते, क्योंकि वो तो केमिकल वगैरह सब खराब हो गया होगा, करेक्शन भी नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने उनको बताया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत स्नेह करते थे मुझसे। मेरे और उनके बीच में जो भी बातें होती थी, मेरे और कुमार गंधर्व के बीच में जो भी बातें होती थी, मेरे और निर्मल वर्मा या श्रीकांत वर्मा के साथ जो भी, या कुंवर नारायण जी के साथ जो भी बातें होती थी, कभी भी साहित्य सिनेमा को लेकर नहीं होती, जीवन को लेकर। तो मैंने ये पॉइंट आउट किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नेह करते थे। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन हुआ। या अब जो लोग जानेंगे कि सत्यजीत रे ने ये फिल्म बनाई है जहां पर ये चीज है और वहां भी ये चीज अशुद्ध है,
ये जानना ही कंट्रीब्यूशन, यानी अज्ञान का दूर होना या अज्ञान को दूर करना, ये कंट्रीब्यूशन। और ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, लेकिन उसके लिए वही है कि आपका साथ प्रकाश के साथ होना चाहिए। जैसे मेरा व्यक्तिगत जीवन है कि मैं किसी पर भी निर्भर नहीं होता, निर्भर नहीं हूं अपने युवावस्था से। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये एरोगेंस नहीं है कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, ये नहीं है। मैं अपना प्रकाश स्वयं हूँ। प्रकाश ही मुझे बताता है कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। मैं रहता हूँ। पूरी युवावस्था गुजर गई, अब तो प्रौढ़ावस्था है। तो वो प्रकाश के साथ रहने से ही, प्रकाश से ये दिखता है कि यहाँ अंधेरा है। फिर अंधेरा कवर्ड, अंधेरा किस चीज को कवर कर रखा है? प्रकाश को। तो अंधेरे के कवरिंग को हटा देते हैं, डिस्कवर हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। और ये डिस्कवरी हर बार, ये कंट्रीब्यूशन है। अब ये है कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा लेक्चर कराओ, मेरा मैं प्ले करता हूँ मेरा शो कराओ, मैं गाना गाता हूँ या इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम कराओ, मुझे अवार्ड दो। ये मैं बेगर कभी नहीं रहा हूँ। अब जरूरत पड़ी कि ड्रामा की दुनिया में कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो पुराना चीज जाए और कुछ नई बात आए, तो प्ले लिखा और नाटक किया, रंगमंच किया। क्योंकि कहा गया कि काव्य के जितने भी रूप हैं उसमें सबसे सुंदर रूप है, साहित्य में सबसे सुंदर रूप है काव्य का, और काव्य में सबसे सुंदर रूप है नाटक का। ये हमारे यहाँ आया है, इसीलिए हमारे यहाँ कालिदास से लेकर सारे लोग नाटक लिखे। और उन्होंने शुरू में ही शिव के 8 रूप बताए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये नहीं कि कहीं मंदिर में जाना होगा या कल्पना करनी पड़ेगी। शुरू ही करते हैं वो एक मंगलाचरण से, जिसमें शिव के 8 रूप बताए हैं, जिसको हमारे यहाँ शिव की पूजा करने वाले लोग भी वर्षों से नहीं जानते कि एक अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा एक नाटक भी ये हमें दे सकता है कि शिव के 8 रूप पता चले जो प्रत्यक्ष है। तो वही नाटक लिखा इसलिए कि नाटक की दुनिया में जो चीजें चली आ रही है वो कुछ नया हो। हमसे पहले भी लोगों ने किया है, जैसे गिरीश घोष जैसे नाटक करते थे, पुराना पड़ चुका था। शिशिर कुमार भादुड़ी नए ढंग का नाटक लेके आए। ये होता रहता है। फिल्म में लगा के ऐसा किया जाए तो फिल्म किया गया, आदि आदि। तो ये जो जहां भी लगे कि आपके पास प्रकाश है, तो एवर न्यू, हमेशा नया रहे, ऐसा करना भी कंट्रीब्यूशन। बहुत सुंदर, मतलब एवर न्यू और एवर क्रिएटिव, ये दो नई बातें जो पता चली कि इंसान एवर क्रिएटिव है। और जो हम डिस्कवर करते हैं, जो अंधेरा हटाते हैं प्रकाश पर से, वो एवर न्यू होता है। तो कंट्रीब्यूशन के, मैं तो समझ नहीं पा रही कि कंट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, शायद हमारा ध्यान नहीं जाता है। और सबसे अच्छी बात जो इस लेक्चर्स में हो रही है, जो आपके व्याख्यान में हो रही है, वो हम जान रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का स्तर तो जानते ही हैं, मतलब प्रकार भी जान रहे हैं कि जिन छोटी छोटी चीजों को हम बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे कर दिया, किसी ने कर दिया, और उसको ये नहीं समझ पाते कि ये उसका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आज आपने फिल्मों के बारे में बताया कि फिल्म क्या है, सिनेमा क्या है, मूवी क्या है, मोशन फिल्म क्या है, ये सारी चीजें, छाया छवि क्या है। तो ये मुझे सुनते ही से लगा कि जब मैं आपके कांटेक्ट में हूँ कि हाँ कंट्रीब्यूशन आप बता रहे, तो मुझे लगा कि हाँ ये भी कंट्रीब्यूशन है। तो शायद ये सब जानना भी कि कंट्रीब्यूशन क्या है और किस किस तरीके से किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और नई बात है। और सचमुच ये जो नया नया आप दे रहे हैं, उसके लिए कोई नया शब्द तो हमारे पास है नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। हर बार हम यही कहेंगे कि हम इन सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपनी ओर से भी और अपने दर्शकों की ओर से भी, कि डॉक्टर गौतम चटर्जी आप आते हैं और इतनी सारी, इतनी नई बातें हमें बताते हैं। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए जो आप हर एपिसोड में हमारे कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद।